स्टालिन से गले मिले, उदय निधि भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन उदय निधि ने विधानसभा के अंदर जो उनकी लाइन है उसको फॉलो किया। इसके बावजूद की वजह उनके घर गए थे। ये लोकतांत्रिक परंपरा है। उन्होंने सनातन के खिलाफ बोला और ये भी आपत्ति हुई वहां पर कि वहां की जो हमारा वंदे मातरम है वो क्यों बजाया गया, विजय ने क्यों बजाया। लेकिन विजय ने, भाई देखिए, उसकी अपनी फिलॉसफी है और डीएमके की अपनी फिलॉसफी है। अपनी अपनी फिलॉसफी में चलो। मैं गांधी को मानता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई आदमी गोडसे को मानता हो, वो गोडसे को माने, मैं गांधी को मानूं, लेकिन मैं गांधीवाद का समर्थन करूंगा, गोडसेवाद का विरोध करूंगा। ये लोकतंत्र है। मुझे भी अधिकार है बोलने का, उन्हें भी अधिकार है बोलने का, जनता को अधिकार है समझने का। लेकिन चुनाव आयोग के जो कदम उठाए गए हैं उससे ये स्पष्ट पता चलता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, वो बिल्कुल। और एक चीज और है, आपको पता ही होगा राजीव जी, नेपाल के अंदर वहां हमारे मिस्त्री साहब जो एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी हैं वो मिलना जाना चाहते थे, उन्होंने वहां अपॉइंटमेंट मांगा था, उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला जी। अरे क्या हमारे देश की दशा आपने बना दी, मेरे भारत माता की क्या आपने दशा बना दी। जिस देश का सम्मान पूरा विश्व करता था उसकी ये हालत बना दी। और हम भारतवासियों को ये अच्छा लगेगा क्या? वहां पे ट्रम्प साहब जो है वो जाके शी जिनपिंग से मिलने के लिए दरवाजे में खड़े हुए हैं और उन्हें रिसीव करने जो है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद नहीं आते हैं, अपने सबऑर्डिनेट को भेज देते हैं। भैया, जहां सारी झोली में आपने अपना सारा अस्तित्व डाल दिया है, मान मर्यादा को डाल दिया है, वो दूसरे के दरवाजे पे खड़ा होकर माफी मांग रहा है। तो देखिए, बड़ा अफसोसजनक है। लेकिन हर आदमी का कर्तव्य है, 145 करोड़ का कर्तव्य है, हमारे संविधान के अनुरूप चले और लोकतंत्र की मर्यादाओं का ध्यान रखें। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से किया है और सीबीआई डायरेक्टर के मामले में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने रुख लगाया है, इसका मतलब यह है सही में तीसरा आदमी ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्ष हो और ऐसा आदमी हो जो कि पूरी संविधान की और हमारे देश के हित की चिंता करे। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप भी मुझे लग रहा है कि ज़रूर देख रहे होंगे ये प्रोसीडिंग या हम लोग जो लाइव कर रहे हैं, और जो जिस तरीके से सवाल पूछे गए उनसे अटॉर्नी जनरल से, और उसके जवाब देते हुए वो नहीं दिखाई पड़ रहे थे मुझे। जब अभी बाद में सीधे सीधे जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ये उनसे जब पूछा कि आप ये बताइए कि आप सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, उनका एक मंत्री है और एक विपक्ष का नेता है, इन तीन लोगों के पैनल में आप कैसे उम्मीद कर लेते हैं कि वो एक निष्पक्ष व्यक्ति को चुनाव आयोग की कुर्सी पर बैठा देंगे? तो बोला उन्होंने कि हाँ, नहीं बैठा पाएंगे। अब इन सब को देखते हुए क्या लग रहा है कि इसका जो ये फैसला आना चाहिए, हालांकि अब एक नया मुद्दा आ गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा जाए या फिर यही बेंच उसका फैसला करे, लेकिन इन परिस्थितियों में आपको क्या लग रहा है कि जो जिस तरीके का एक रिस्पॉन्स रहा है दोनों जजों का, उससे बैकफुट पर दिख रहे हैं अपने वेंकट रमणी साहब एजीआई, या फिर नहीं? नहीं, देखिए मिश्रा जी, यह है बैकफुट में तो अक्सर हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट में दिखते हैं। और माननीय जो हमारे न्यायाधीश महोदय हैं उनकी टिप्पणियां भी बड़ी उत्साहवर्धक होती हैं। लेकिन जब निर्णय, भाई देखिए, हम लोग तो बड़े आशावान लोग हैं। हम चंद्रचूड़ साहब से भी बड़ी आशा करते थे। फिर चंद्रचूड़ साहब ने जो अपने घर में आरती करवाई और आरती के अंदर एक पॉलिटिकल व्यक्ति को बुला के आरती उनसे करवाई। फिर हमारी गवाई साहब से बहुत ज्यादा आशा थी, उनकी भी बहुत सारी टिप्पणी थी। उनके पिताजी एमएलसी थे कांग्रेस के, तो आशा की जाती थी कि दलित नेता हैं और अम्बेडकरवादी नेता हैं, बौद्ध नेता हैं, इसलिए वो न्याय करेंगे संविधान के साथ। लेकिन उसके बाद वो बाबा बागेश्वर धाम क्या पहुंच गए। तो मैं अभी कोई बहुत ज्यादा जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहूंगा, टिप्पणियों पे बहुत ज्यादा मैं अभी एनालाइज करने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन मैं केवल ये चाहता हूँ हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनसे अपेक्षा रखता हूँ, आप लोअर कोर्ट नहीं है। आपका काम जो है छोटे मोटे जजमेंट देना नहीं है, आपका काम है देश के संविधान की रक्षा करना। तो अगर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस प्रकार से उल्लंघन हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, आप ये बताइए नीट के अंदर जी जो लोग पकड़े गए हैं वो सारे बीजेपी के हैं। ऐसा क्यों होता है? अभी आपने देखा कि वहां पे आपके जो बंडी संजय हैं, जो एमपी हैं और मंत्री हैं, उनका बेटा 10 दिन से नदारद है।
एक 16-17 साल की लड़की का रेप करके अपने फार्म हाउस में बुलाया, पार्टी के माध्यम से बुलाया और वहां जाके उसका कुछ नशीला पदार्थ खिला के उसने वो कर दिया। अच्छा, यही व्यक्ति लड़के ने 1 साल पहले एक दूसरे लड़की की पिटाई की थी जो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था। और जब बंडी संजय से कहा गया कि आपका बेटा इस तरह की कार्रवाई, कहते ये तो हॉस्टल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता रहता है, ये तो बड़ी छोटी घटना है। उसने एक 17 साल की, अच्छा जो 17 साल की लड़की जिसकी बेटी है वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वहां का हजारों करोड़ों का इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब उस पे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सारे मीडिया ये फैला रहा है कि साहब वो एक्सटॉर्शन का केस है। अरे किसी बच्ची के चरित्र का हनन करते हो यार, उसका ये करते हो, शर्म नहीं आती? तो मंत्री बने बैठे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए, और उसके बाद नारी मर्यादा की बात करते हो, नारी के सम्मान की बात करते हो। एक 17 साल की पॉस्को एक्ट का केस है और 10 दिन हो गए अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। मैं तो ये भी कहूंगा, मैं वैसे तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनका प्रशंसक हूं, लेकिन मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि आपकी पुलिस निकम्मी है। अगर इस लड़के को पकड़ के आप इतना कठोरतम दंड नहीं दिलवा देते, इसका मतलब यह है आप भी अपने जो सेंटर से आपके ऊपर केसेस 15-20 साल पुराने निकाले जा रहे हैं उससे डर रहे हैं। वरना 24 घंटे के अंदर इस व्यक्ति को, जिसने 17 साल की लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसे अरेस्ट कीजिए और कड़ी से कड़ी, जैसे बड़े खुश होते हैं ना लोग कि एनकाउंटर कर दिया, रेप करने वाले को एनकाउंटर कर दिया, तो एनकाउंटर ही कर दिया। एक तो हाँ कुछ कह रहे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच एक जानकारी देना चाह रहा था कि कार्रवाई जो उधर कार्यवाही जो हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, वो अब समाप्त हो गई है, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं आया है, नहीं बताया गया है कि इसमें अगली सुनवाई कब होगी, सुनवाई होगी भी कि नहीं होगी, फैसला आएगा या नहीं आएगा। 5 जजों के बेंच में पे जो बात चल रही थी कि 5 जजों की बेंच को ये उसके हवाले किया जाए, उसके सुपुर्द किया जाए, लेकिन वो होगा कि नहीं होगा कुछ अभी नहीं कहा गया है। दोनों जज उठ गए हैं बेंच से और ये सुनवाई जहां थी वहीं पर अटकी है, अटक के रह गई है। और लेकिन बहुत सारे सवाल पूछे गए, उन सवालों का जवाब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमना जो हैं वो नहीं दे पाए। और उसके बाद अब आगे क्या कुछ होता है, एक बहुत ही गंभीर विषय, आज बहुत गंभीर चिंतनीय ये यहाँ चला। दूसरी तरफ एक मामला यहाँ पर दिल्ली कोर्ट का भी है। आज कोर्ट के 3 मामले हैं स्वामी जी। कलकत्ता में भी, कलकत्ता कोर्ट में आज खुद ममता बनर्जी पहुंची और वो कहने के लिए कि हमको संरक्षण दीजिए, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन जो चल रहा है वहां पे और बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जबकि बुलडोजर पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ का, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस CJI, उनका फैसला ऑलरेडी है कि आप कहीं भी बुलडोजर चलाएंगे तो उससे पहले जिसके ऊपर, जहां पर बुलडोजर चलाएंगे उसको आप पहले से सूचित करेंगे। लेकिन यहाँ कोई सूचना नहीं दी जाती। वो आज काले लिबास में पहुंची थी, वहां एडवोकेट बनके ममता बनर्जी पहुंची थी कलकत्ता हाई कोर्ट में। इधर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट में हैं, वो आज बहुत नाराज दिखी। उन्होंने कहा, जस्टिस स्वर्णकांता जी जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट की जज, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी वाले मेरे खिलाफ बहुत ही अलग ढंग से, गलत ढंग से सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं इस पर आज शाम 5 बजे फैसला सुनाऊंगी, करीब 5 बजे। अभी 5:17 हो गया है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि क्या फैसला वो सुनाती हैं और उसके बाद सुनाऊंगी और इसके बाद ही तय करूंगी कि इस केस का मैं क्या करूंगी। अच्छा, उन्होंने कहा है कि मैं 5 बजे फैसला सुनाऊंगी और उसके बाद मैं तय करूंगी, बताऊंगी कि मैं इस केस का क्या करूंगी। अमूमन तो होता यही है कि जब किसी जज पे भरोसा नहीं रहता है, मुवक्किल जो होते हैं, फिर जो आरोपी होता है, तो फिर वो जज वहाँ से हट जाते हैं। अमूमन यही होता है, स्वामी जी आपने देखा होगा। लेकिन स्वर्णकांता जी जो हैं वो इतने आरोपों के बाद भी वो बैठी हुई हैं और कह रही हैं कि ठीक है, आप लोग नहीं आ रहे हैं, आपके लिए हम अलग से वकील करेंगे। एमिकस क्यूरी के नामों का ऐलान आज करने वाली थी। एमिकस क्यूरी आप जानते ही हैं, जो अगर जो आरोपी हैं वो नहीं आ रहे हैं तो उनकी तरफ से लड़ने के लिए वकील दिए जाते हैं। तो 5 अधिवक्ताओं को यहाँ पर उनके साथ सहमति हो गई थी, क्योंकि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा है कि आज मैं एमिकस क्यूरी के नामों का ऐलान करने वाली थी। मैंने कोशिश की और कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सहमति भी व्यक्त की, लेकिन इस बीच ये मेरे संज्ञान में आया है कि मेरे और इस अदालत के खिलाफ बहुत अपमानजनक और निंदनीय सामग्री
पोस्ट की जा रही है सोशल मीडिया पर, मैं चुप नहीं रह सकती। इसीलिए मैंने कुछ प्रतिवादियों और अन्य अवमानना करने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। मेरा आदेश तैयार है, मैं इसे 5 बजे सुनाऊंगी और इसके बाद ही तय करूंगी कि इस केस का मैं क्या करने वाली हूं। स्वामी जी देखिए राजीव जी, बताइए, जैसे मैं अध्यापक था, मैं टीचर था, प्रोफेसर था, अगर मान लीजिए मेरी क्लास का कोई स्टूडेंट ये कहे कि स्वामी साहब मुझे आप पे विश्वास नहीं है, मैं चाहता हूं कि दूसरे सेक्शन में चला जाऊं, भाई ठीक है चले जाओ, मेरे को क्या जरूरत है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं, जबरदस्ती पढ़ाऊं, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो बात खत्म हो गई। अगर वो मेरी बात नहीं भी मानता है तो ये होता है, और कोर्ट के अंदर आप जानते हैं इस प्रकार की स्थिति अक्सर होती है। एक पक्ष कहता है विश्वास नहीं है, वो कहते हैं ठीक है हमने इसको अलग कर लिया। आपने देखा अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में 2-2, 3-3 बार लोग अपने को अलग कर रहे हैं केस में। लेकिन चलिए, अब जस्टिस शर्मा हैं, जैसा उनका विवेक है, भाई जस्टिस हैं तो उनके खिलाफ तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना मेरे बारे में। अगर मैं ऐसे पद पे बैठा हूं जहां पे लोग मुझसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं तो आई हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। भाई अगर मुझसे कहा जा रहा है कि आप दो बेटे हैं आपके, ये करते हैं तो करते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, उसमें अवमानना की बात क्या हुई है? उनसे कहा गया कि साहब आपके 2 बच्चे हैं, वो सरकारी वकील हैं, उन्हें इंपॉर्टेंट केस मिलते हैं। अब भाई अगर इसमें कोई झूठ बात हो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब जैसे राहुल गांधी ने किया, ये अरविंद केजरीवाल ने किया, ये ममता बनर्जी ने किया, तो राजीव जी मुझे ये लगता है जो हम लोग बहुत दिन से निवेदन कर रहे थे, अपोजिशन पार्टीज उस बात पे मतैक्ट पे पहुंच गई हैं कि अब हमें सविनय अवज्ञा करनी होगी। भाई ये तो भगत सिंह से भी कहा गया था कि माफी मांग लीजिए, छोड़ देंगे। भगत सिंह ने कहा मैं तो माफी नहीं मांगूंगा। अंडमान के अंदर जो वहां पे 6000 लोग थे जेल के अंदर, और उनको बिल्कुल तेल पिराया जाता था। जो सावरकर के साथ हुआ था वही उन लोगों के साथ हुआ था। अगर आप उसकी हिस्ट्री को खंगालेंगे तो आपको हजारों लोग के बेचारे मरे, भूखे मरे, माफी किसी ने नहीं मांगी। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्योंकि आप भाग गए और फिर आपने माफी मांग ली, 60 रुपए की पेंशन ले ली। देखिए सीधी सी बात है, अब अगर लोग करेंगे, ये बड़े बड़े नेता करेंगे, राहुल गांधी ने किया, मानी बात है, एक तरह का इसे कहा जा सकता है कंटेम्प्ट है कि साहब प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां बैठे हैं, आप आए और आप डिसेंट नोट देके वहां से चले गए, आप बैठे भी नहीं। हो सकता है भाई, आप कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, जैसे अंग्रेज क्या करते थे वैसे ही आप कर लेंगे, लेकिन इससे गुस्सा बढ़ेगा। ये पता चलेगा कि ये लोग जिनसे हम आशा करते हैं कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाएं, ये अब रेजिस्ट कर रहे हैं। भाई हम क्यों रेजिस्ट करें जब तक अब ये आशा बंध रही है। अब ये ममता बनर्जी से भी आशा बंध रही है, राहुल गांधी से भी बढ़ रही है, लेकिन अगर ये विपक्षी दल के अलग अलग क्षेत्रीय नेता ये समझते हैं कि अलग अलग रह के ये लड़ाई लड़ लेंगे और हमारे लोकतंत्र संविधान को बचा पाएंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है। इनको हाथ मिलाना पड़ेगा, आपस में जुड़ना पड़ेगा और हमारे देश की जनता को इनको फोर्स करना पड़ेगा कि साथ जुड़े। और ये भी बहुत सही बात है कि तमिलनाडु के अंदर एक ऐसे नेतृत्व का उदय हो रहा है जो मैं तमिल नहीं जानता, तमिलनाडु मेरा बहुत ज्यादा संबंध भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जो युवा चीफ मिनिस्टर आया है वो एक आशा की किरण जगाता है। लोकतंत्र की मर्यादा और किस प्रकार से अपोजिशन के लीडर्स को ट्रीट किया जाता है और किस प्रकार से संघर्ष किया जाता है। नीट पे भी जैसे उसने कहा है, भाई आप राजीव जी खुद बताइए, नीट की परीक्षा में गांव का लड़का है, गरीब लड़का है, और एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है जो बिल्कुल टेक्स सेवी है, इसमें परफॉर्मेंस किसका अच्छा होगा? इसका वजह आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। अच्छा मान लीजिए तमिलनाडु अलग एग्जाम लेता, आंध्र प्रदेश अलग लेता, राजस्थान अलग लेता, बंगाल लेता, तो एक ही पेपर लीक होता ना, उसी स्टेट का इफेक्ट होता। यहाँ तो पूरे हिंदुस्तानी का इफेक्ट हो गया, सारा का सारा नीट आपने कैंसिल कर दिया। तमिलनाडु जो है शुरू से नीट के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, जब स्टालिन थे वो भी कर रहे थे और ये भी कह रहे हैं। तो ये इस प्रकार का अन्याय कि नॉर्थ साउथ डिवाइड को आप बढ़ा क्यों रहे हैं? भाई साउथ के लोगों को परेशानी होगी, गांव के लोगों को परेशानी होगी, गरीब लोगों को परेशानी होगी। अगर अपने देश के छोटे छोटे बच्चे, युवा की बात भी नहीं कर रहा, ये तो जनजी है बेचारे,
इनकी तो अभी इतना ज्यादा सेंसिटिव एज है, इतनी ज्यादा इनका दिमाग वो होता है कि ये उत्तेजित हो जाते हैं बेचारे। तो मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं, बच्चों हिम्मत रखो। हमारे जमाने में जब हम बच्चे थे, कांग्रेस का जमाना था, बेईमानी नहीं होती थी, नकल नहीं होती थी, कभी इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसीज नहीं होती थी, पेपर लीक नहीं होता था। तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे माता पिता ने वोट दे के पिछले 11 साल से तुम्हारे पेपर लीक की व्यवस्था करा दी। पेपर को लेके जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आप कह रहे हैं कि यहाँ ये नीट में की पढ़ाई, एक तरफ गरीब है, गांव का बच्चा है, दूसरी तरफ अमीर है, मुझे लगता है कि ये सब खाई पाट दी गई। अब आपके पास, जिसके पास पैसा है और पैसा वहाँ तक पहुँचाने का रास्ता है, दोनों चीज़ें हैं, जिसके यानी भ्रष्टाचार करके आपने पैसा कमाया हो और भ्रष्टाचार के सारे रास्ते आपको भी पता हो, तभी वही लोग इस प्रक्रिया में, इस व्यवस्था में वहाँ सिलेक्शन पा सकते हैं। तो यहाँ तो सबको, चाहे वो शहर में पढ़ रहा हो चाहे गांव में, रात दिन पढ़ रहे हैं कोचिंग में बैठ के, कोई कोटा में है, दिल्ली में है, इलाहाबाद लखनऊ में बैठ के पढ़ रहा है, पटना में तैयारी कर रहा है, लाखों रुपया अपना कोचिंग में दिया है, खर्चा कर रहा है, पेरेंट्स भी खर्च कर रहे हैं। रिजल्ट जब आएगा तो ऐसे 25 लाख 30 लाख में पेपर बिक जाएंगे और हो जाएगा। पता चल जाएगा तो एक बार उसको पेपर कैंसिल कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, दोबारा भी अगर लीक हो गया तो आप क्या करेंगे? और कई बार ऐसा हो चुका है, 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं इस 10 साल में, लेकिन नहीं। पर एक बार फिर उसी पर आते हैं जो अभी मामला रुका हुआ है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो कानून बनाया है सरकार ने, चूंकि वो व्यवस्था का एक नियामक है, अगर मान लिया जाए, वही पूरी व्यवस्था तय कर रहा है कि कैसी सरकार बनेगी और वो सरकार क्या करेगी, कितनी जिम्मेदार होगी। उसको देखते हुए अब सबकी निगाहें इस पर लगी हैं। अब क्या उसमें अपडेट आता है, नहीं आता है, अभी राजीव जी लगातार उसको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से हम लोगों ने दलीलें पूरी सुनी है, दोनों दिन जो दलीलें दी गई, उनको देखते हुए लगता है कि अगर ये कानून रद्द हो जाता है तो ये कितना बड़ा झटका, सरकार के लिए तो बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन ये कितना बड़ा फैसला इस देश के लोकतंत्र के लिए होगा। देखिए मिश्रा जी, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट हुआ था, जब ये कहा गया था ये टीएमसी के द्वारा कि साहब जो चुनाव आयोग का आदेश है कि रिशफल करके सेंटर और स्टेट के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, इसका अक्षरशः पालन करा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल इसका नियम का पालन कराया जाएगा। क्या वो नियम का पालन हुआ? नियम का पालन नहीं हुआ ना। अच्छा, जब इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बात हो रही है कि अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं, और इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जिन ईवीएम में वोट पड़े उनका सीरियल नंबर 17C के हिसाब से अलग है और जो काउंट हुए वो अलग है, इसके बावजूद चुनाव आयोग दिखाने को सीसीटीवी फुटेज नहीं तैयार है और 17C दिखाने को तैयार नहीं है। भाई अगर इस प्रकार का नंगा नाच होगा तो उसके बाद कोई क्या कर लेगा, देश की जनता क्या कर लेगी। अच्छा, ये आपने जो पेपर लीक के बारे में कहा, भाई देखिए सीकर एक जगह है राजस्थान के अंदर, जब 2024 में पेपर लीक हुआ था वहां भी जितने लोगों के मार्क्स हाईएस्ट आए थे उसमें 50% सीकर के थे, इस बार भी सीकर के हैं। अच्छा, एक और चीज समझिए, यूनिवर्सिटीज के अंदर, चलिए आपके बच्चे बड़े होंगे तो आपको महसूस हो जाएगा थोड़े दिनों में, अगर आपके बच्चे कहीं अच्छे मान लीजिए निकल गए, उन्होंने पीएचडी कर ली और बड़े मेधावी छात्र हुए, और कहीं वो यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करेंगे और वो आपका डीवी लाइव का डिबेट देख लेंगे कि इनके पिताजी तो ये सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उसका सिलेक्शन ही नहीं करेंगे। वहां सिलेक्शन केवल आरएसएस वालों का होगा। ये 2500 फोन मेरे पास आते हैं कि साहब हम वामपंथी विचारधारा के हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं, कांग्रेस विचार, तो क्या यूपीएससी के अंदर ऐसे लोग नहीं बैठे हुए हैं आज के तारीख में? इसका माने आईएएस हो, यूपीपीएससी, पीसीएस हो, सारे सिलेक्शन में अगर इस प्रकार का बायस आ जाएगा, केवल आरएसएस के लोग आएंगे, तो इसका मतलब यह है कि जो आपने किया नीट, इसके अंदर केवल आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को आप सेलेक्ट करके और उन्हीं को डॉक्टर बना देंगे। हम लोग ऑपरेशन कराने जाएंगे, हमको ये नहीं पता चलेगा। एक परिवार जिसके लड़का पकड़ा गया है, जिसको अरेस्ट किया है पुलिस ने, उसकी पत्नी से इंटरव्यू ले रहे थे टीवी वाले, उसने कहा साहब मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, हाँ इतना पता है कि मेरे परिवार के 4 लोगों का पिछली बार नीट में सिलेक्शन हुआ है। अरे एक ही परिवार के 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और इस बार भी 4 बैठे थे, उनका भी हो जाता अगर वो पकड़ा ना जाता तो। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा खेल जो है फुर्काबाजी चल रहा है। बच्चों को ये समझना चाहिए, बच्चों तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा अगर तुम मेधावी हो, इसके बावजूद तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। और इसी डर से लोग बीजेपी और आरएसएस के पीछे पीछे चल रहे हैं
कि भैया हमें नौकरी चाहिए और हमें अपना जीवन बनाना है, तो इनके विरोध में क्यों जाए। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। देश को मजबूती की जरूरत है, देश को ऐसी जगह की हमने तो अपने बचपन और जवानी में कभी मेरे को 1 रुपए कहीं नहीं देने पड़े, कहीं भी सिलेक्शन में जाने में या कहीं भी कुछ करने में। ना मैंने घूस दी और ना मेरे को कभी कोई, मैंने सुना भी नहीं मेरे भाई बहन किसी ने घूस दी हो। आज के बिना घूस के कोई काम ही नहीं होता। अब 25 लाख रुपए कौन देगा? ये 12,000 रुपए श्रमिक कमाने वाला, फैक्ट्री में कमाने वाला बेचारा अपना घर का खर्चा नहीं चला। अब कह रहे हैं साहब महंगाई बम फूटने वाला है, आरबीआई भी कह रहा है, बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं। तो इन 12,000 जो कमाने वाले लोग हैं, इनकी तनख्वाह तो बढ़ा दो भाई। अभी इनका खर्चा नहीं चल रहा, 25% और बढ़ जाएगा, तो कहां से खर्चा चलाएंगे। तो हर जगह इन्होंने कबाड़ा कर दिया है, हर जगह इन्होंने तबाही मचा दी है। वास्तविकता में हर क्षेत्र में इन्होंने तबाही मार दी है। और ये हमारे देश की युवा जनता, और हम लोग उन्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ चलने को तैयार हैं, क्योंकि आंखों में आए हुए आंसू हमें सहन नहीं होते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग चर्चा दोस्तों कर रहे हैं आज 2-3 ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें सबसे बड़ा मामला देश के लोकतंत्र की रखवाली करने वाला यानी चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है वो सवालों के घेरे में है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार, उनकी नियुक्ति को चैलेंज किया गया है। इस नियुक्ति का जो प्रोसेस, जो आधार है यानी जो कानून है, उसको चैलेंज किया गया है। इस पर सुनवाई साल भर पहले होनी चाहिए थी, लेकिन साल भर बाद सुनवाई हुई। 7 तारीख को सुनवाई हुई, फिर आज सुनवाई हुई। और आज सुनवाई में यहाँ पर जो बातें निकल के आई हैं, क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी वो खुद खड़े हुए, लेकिन वो इस बात को इधर उधर ले जाने की कोशिश, इस पूरे मसले को ले जाने की कोशिश, भटकाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। मगर एक जो पुख्ता दलीलें पेश की गई थी इधर से याचिकाकर्ताओं की तरफ से, प्रशांत भूषण की तरफ से, शादाब फरासत की तरफ से, चाहे शंकर नारायणन की तरफ से, विजय हंसारिया की तरफ से, या रिटायर्ड IAS ऑफिसर SN शुक्ला की तरफ से, ये तमाम लोग जिस ढंग से अपनी बातें रखते हुए नजर आए, वहाँ पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच, दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ये दोनों इनकी बातों से सहमत होते हुए नजर आए। अब मामला जो है आखिर में कहां अटका है? मामला अटका है कि क्या इसे 5 जजों की संवैधानिक पीठ के हवाले कर दिया जाए। इस मामले को, इसका पुरजोर विरोध हुआ है, इसके बाद कोई फैसला नहीं हो पाया है। विरोध ये हुआ है कि ये ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि इस मामले में ऑलरेडी अनूप बरनवाल का जो केस था उसमें 5 जजों की बेंच ने ऑलरेडी फैसला सुना दिया था, और जिसमें आर्टिकल 324 का हवाला भी था। आर्टिकल 324 मतलब चुनाव आयोग के कार्यों की समीक्षा, चुनाव आयोग के काम करने की पूरी दक्षता, उसको पूरा पावर वो वहां दिया जाता है। तो इसलिए ये सब कुछ यहां पे आया, और इसके बाद अब मामला यहीं पर शांत पड़ा हुआ है। आगे इस पर फैसला होना है। एक दूसरा केस उधर कलकत्ता हाई कोर्ट में चला, और उस केस में जो बात आई ये कि पोस्ट इलेक्शन जो वहाँ पर दंगे फसाद हो रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उस एक्शन पर रोक लगे। ममता बनर्जी खुद आज काले लिबास में यानी एडवोकेट बन के गई थी, और उन्होंने, आपने कुछ दिनों पहले भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में उनको सुना था, आज वो कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंची थी, और उन्होंने कहीं बहुत हद तक वो इसमें सफल रही। तीसरा मामला इधर दिल्ली हाई कोर्ट का है, और दिल्ली हाई कोर्ट में स्वर्णकांता शर्मा, इंतजार है कि वो फैसला थोड़ी देर में जब भी सुनाएं, और फैसला सुनाने वाली हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। उनके बेटे बेटी वो दोनों भी एडवोकेट हैं, और उनको क्या लाभ मिलता है इन सब पे तो वो देखते हैं। लेकिन और साथ में यहाँ हमारे 2 साथी हैं, आप देख रहे हैं लगातार सुबह से समीर जी हमारे साथ हैं, और अभी 5 बजे से हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। बात हम कर रहे हैं चर्चा को आखिरी कमेंट के साथ। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, फिर 7 बजे मिलेंगे स्वामी जी हम लोग, और बहुत कुछ पॉलिटिकल उस पर भी बात करनी है। राहुल गांधी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की आप बात कर रहे थे, राहुल गांधी ने उसकी शुरुआत की, और राहुल गांधी को सफलता मिली है। आप देखिए, प्रवीण सूद CBI डायरेक्टर को 1 साल का कार्यकाल दे दिया गया और बढ़ा दिया गया, लेकिन नए डायरेक्टर के चुनाव की हिम्मत नहीं हुई नरेंद्र मोदी की सरकार को। यह राहुल गांधी की उस चिट्ठी का कमाल है, उस पर बात करेंगे हम लोग शाम को। लेकिन यहां एक आखिरी कमेंट कि ओवरऑल जुडिशरी की जब हम बात कर रहे हैं,
सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं लाने की कोशिश आज जुडिशरी को भी हुई। आज मजेदार तथ्य यह था कि जुडिशरी विधायिका के ऊपर नहीं देख सकता, मतलब विधायिका यानी संसद। और एक सवाल यहां पर, एक बात, एक कमेंट बहुत ही नागवार गुजरा दोनों बेंच को। कहा गया कि संसद बना के रख दिया गया था, यानी यहां पर संसद की तरह बहस हुई। आई एंजॉयड, ये कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि हमारी लक्ष्मण रेखा है, हम उसको पार नहीं करते। ये जस्टिस दत्ता ने कहा हम लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करते हैं, लक्ष्मण रेखा और इसका हम पूरा ख्याल रखते हैं, अपनी मर्यादा का ख्याल रखते हैं, अपने इस न्यायपालिका के मर्यादा का ख्याल रखते हैं। ये संसद में होता होगा, यहां नहीं। ये बात, इस टिप्पणी को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि ये अगर अटॉर्नी जनरल अगर इस ढंग की टिप्पणी करते हैं तो छोटी मोटी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं आप सीधे आरोप लगा रहे हैं न्यायपालिका के ऊपर। देखिए, यही चीज हम चाहते हैं राजीव जी, और ये देश चाहता है। देखिए, हमारी अंतिम आशा जो होती है वो न्यायालय से होती है। मैं तो जस्टिस शर्मा से भी निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप बड़ी हैं, आप जज हैं, आपके ऊपर हमारा विश्वास है, आपको हम परमेश्वर का रूप मानते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस से भी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारी अंतिम गुहार आपके यहाँ होती है। बड़ा दिल रखिए, और उसके बाद बिना किसी, क्योंकि देश की जनता ये देखना चाहती है कि आप निष्पक्ष हैं। आज के तारीख में कोई भी संस्था हमको निष्पक्ष दिखाई नहीं पड़ रही है। अरे गोदी मीडिया का हाल आप देख लीजिए, गोदी मीडिया असली मुद्दे डिस्कस ही नहीं करता, पता नहीं कहां उसको ले लेके चला जाता है कि राहुल ने किया, इंदिरा गांधी ने ये किया, टीपू सुल्तान ने किया, औरंगजेब ने किया, शाहजहां ने किया। अरे यार, आज के तारीख में जो देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है और जिस प्रकार से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है, कम्प्रोमाइज कर लिया है, और जिससे कम्प्रोमाइज किया वो जाके चीन के दरवाजे पे खड़ा हुआ है, उसका अलग अपमान हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति अलग उसके प्रकार स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए, हम लोग सब राष्ट्रभक्त हैं, मैं तो ये मानता हूं 145 करोड़ लोग राजीव जी हमारे देश के वो हैं स्वामी, लेकिन हमारे सभी लोगों को देश के एक एक आदमी का एक कर्तव्य बनता है, जो भारत माता के प्रति उनका कर्तव्य है कि अपना जो भी कार्य आपका, जैसे मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, मैं सुबह से आपका कार्यक्रम देख रहा हूं, जिस निष्ठा के साथ अपने धर्म का, भाई आपका धर्म क्या है? अगर मेरा धर्म है, मेरा एक गुरु जब मैं था तो मैं गुरु धर्म था, एक पिता धर्म है, एक मेरा पति धर्म है, और इस तरह से हमें धर्म का पालन करना है। आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, सुबह से मेहनत कर रहे हैं। भाई, जो जिस कुर्सी में बैठा हुआ है, जिससे जो जनता अपेक्षा करती है उसके प्रति वो निर्वहन करे, इसे बुरा मानने की क्या बात है? आलोचना तो देखिए लोकतंत्र के अंदर होती है, आलोचना करने से आप कोई मानहानि थोड़ी कर देंगे कि आलोचना हर बात पे मानहानि थोड़ी होती है। लेकिन अगर कोई गलत आरोप लगाए और इस प्रकार का आरोप लगाए जो सही ना हो, भाई अगर सही है, जैसे मान लीजिए वो हेमंत बिस्वा शर्मा का मामला चल रहा है, भाई या तो सही है या गलत है। अच्छा, इसी प्रकार से आप कह देते हैं महात्मा गांधी जो थे मुसलमान थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू मुसलमान थे, क्या उसमें अवमानना के केस नहीं चलने चाहिए? कोई सिद्ध करके दिखा दे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो पूरा खानदान है उसका, ये जो लोग कहते हैं कि फिरोज गांधी जो थे मुसलमान थे, वो क्या उस पर डिफेमेशन नहीं चलना चाहिए? भाई अगर ऐसे डिफेमेशन चलने लगे तो हर आदमी डिफेमेशन करने लगेगा, फिर कानून का क्या मतलब रह जाएगा? सबको बड़ा दिल रखना चाहिए और सबका ये ध्यान रहना चाहिए कि देश के लोकतंत्र और संविधान को कोई चोट ना पहुंचे और हमारा देश एक दीर्घकालीन उन्नति की तरफ बढ़े। लेकिन जो 11 साल से मैं एक अध्यापक के रूप में देख रहा हूं राजीव जी, बहुत निराश हूं। मुझे बड़ा अफसोस है जिस दिशा में और जिस गति पे हमारे देश को पहुंचा दिया गया है, ये बहुत खराब है। और आप देखिएगा हमारे देश के गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये केवल एक अपना बैकग्राउंड बना रहे हो। फिर इस बात को रिपीट करके अपनी बात को खत्म करता हूं, टैक्स रेट, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में जो उस समय रुपये और डॉलर का रेट था, उस समय जो टैक्स स्ट्रक्चर था, उसे इंप्लीमेंट कर दें। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे और जनता पे बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लूट मचाएंगे, जनता से पैसे लूटेंगे और इसके बाद ये अपने पूंजीपति मित्रों के लोन माफ कराएंगे और उनको अपना दान दक्षिणा देके उनको विदा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और चलिए अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं और इसके बाद 7 बजे मुलाकात होगी। एक बृहत आयाम में बहुत सारी बातें वहां पे हम लोग करते हैं और दिन भर के घटनाक्रम, राहुल गांधी के उस चिट्ठी का आखिर कॉग्निजेंस किस ढंग से लिया गया, वो आज राहुल गांधी की मुलाकात यूरोपियन यूनियन के सदस्यों से हुई है, इन सब पे भी बातें इधर मोदी सरकार की आखिर
क्या कारण है कि सोना चांदी कम खरीदें, इसकी अपील की नरेंद्र मोदी ने, और लोग 20% ज़्यादा सोना खरीद बैठे पिछले 2 दिनों में। 20% ज़्यादा सोने की खरीदारी हो गई है और सोने की कीमत भी बढ़ गई। चांदी की कीमत 20,000 रुपये बढ़ गई, सोने की कीमत 8,000 रुपये बढ़ गई। ये कल की बात बता रहा हूँ, आज कितना बढ़ी है नहीं पता, लेकिन नरेंद्र मोदी की अपील का आखिर इस देश पर असर क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या है? बहुत कुछ, बहुत सारी बातें हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी आपका इस चर्चा में बने रहने के लिए, आप दोनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अभी तक लगातार सुबह से हमारे साथ बने रहे, आप सबका भी शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी न्यूज़ पॉइंट में। मुझे और समीर जी और स्वामी जी को दीजिए इजाज़त, और एक ब्रेक के बाद 7 बजे फिर मुलाकात होती है। तब तक नमस्कार, और छोटा सा ब्रेक दीजिए। नमस्कार।